आज हम लोग वेन डायग्राम टेक्निक पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम पहले उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जहां पर अवस्था और आकृति दी हुई है और वेन रेखाचित विधि से उसकी वैधता का परीक्षण करना है। उसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे वहां पर हमें न्याय वाक्य को अगर आवश्यकता पड़ती है तो मानक आकार में लिखना पड़ेगा, उसकी अवस्था और आकृति को पहचानना पड़ेगा और तत्पश्चात उसकी वैधता का परीक्षण वेन डायग्राम टेक्निक से करना होगा। AEE थर्ड, all M is P no M is S, therefore no S is P. थर्ड फिगर है AEE MP MS therefore SP. इसको फर्दर सिंबलाइज करें तो इस प्रकार से किया जा सकता है। MP bar is equal to 0. MS is equal to 0. Therefore, SP is equal to 0. इस एग्जाम्पल में क्योंकि दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी तर्क वाक्य हैं, यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, तो किसी का भी रेखांकन कर दिया जाए पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ए तर्क वाक्य का रेखांकन करें जिसमें कहा गया है MP बार इज इक्वल टू 0। MP बार वह पोर्शन होगा जहां पर M तो हो किंतु P ना हो, और यह भी कहा जा रहा है कि यह जो MP बार का क्षेत्र है उसमें कोई सदस्य नहीं है, रिक्त है। तो रिक्तता को प्रदर्शित हमने इस प्रकार से कर दिया, MP बार नेक्स्ट MS इज इक्वल टू 0। MS वह पार्ट है जहां पर मिडिल टर्म और माइनर टर्म सब्जेक्ट दोनों एक साथ उपस्थित हैं। तो यह पोर्शन आपके हो गया MS का। अब हमें यह देखना है कि क्या निष्कर्ष स्वतः रेखांकित हुआ है।
निष्कर्ष क्या कह रहा है? SP इज इक्वल टू 0। SP इज इक्वल टू 0 के लिए आवश्यक है यह भी SP पोर्शन है और यह भी SP पोर्शन है। तो ये SP पोर्शन तो शेडेड है, लेकिन जो ऊपर वाला SP पोर्शन है वह शेडेड नहीं है। अर्थात यहां पर निष्कर्ष स्वतः पूर्ण रूपेण रेखांकित नहीं हो रहा है, इसलिए युक्ति अवैध है, इनवैलिड है। बिकॉज कंक्लूजन इज नॉट ऑटोमेटिकली डायग्राम। ऑटोमेटिकली डायग्रामिंग के लिए जरूरी था कि यह दोनों पोर्शन शेडेड होता, अर्थात यहाँ पे कोई सदस्य ना होते, लेकिन इसके बारे में आपके आधार वाक्य कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए इनवैलिड है। चलिए इसी प्रश्न पर नियम और तर्क दोष को भी अप्लाई कर देते हैं, इससे हम लोग परिचित हैं ही। तो अगर ये अवैध है तो अगर प्रश्न किया जाए कि किस नियम का उल्लंघन हो रहा है और कौन सा तर्क दोष है, तो यहां पर देखिए निष्कर्ष जो है ई तर्क वाक्य है, जो कि अपने दोनों पदों को व्याप्त कर रहा है, अमुख्य और मुख्य पद। किंतु यह जो मुख्य पद है, मुख्य आधार वाक्य P में अव्याप्त है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए यह युक्ति अवैध है, इनवैलिड है, रूल 3 का वायलेशन है, और इसमें जो फैलेसी होगी वो इलिसिट मेजर टर्म की। चले एक दूसरा निरपेक्ष न्याय वाक्य ले लें। EIO 4, EIO 4। No, fourth figure, PM, MS, therefore SP. No P is M. PM, MS. Sum M is S. No P is M. ई तर्क वाक्य, सम M is S, आई तर्क वाक्य, क्योंकि चौथी आकृति है तो PM MS होगा। और निष्कर्ष, निष्कर्ष वो तर्क वाक्य है, तो इसका मतलब हो गया सम S is नॉट P। इसके फर्दर सिंबलाइजेशन पे हम जाएं तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू 0, MS इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आई प्रपोजिशन है। और ओ निष्कर्ष ओ तर्क वाक्य है, तो इट विल बी SP बार इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसकी वैधता का परीक्षण वेन डायग्राम टेक्निक से करेंगे। यहां पर देखिए एक आधार वाक्य सर्वव्यापी तर्क वाक्य है और दूसरा आधार वाक्य अंशव्यापी तर्क वाक्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले सर्वव्यापी
आधार वाक्य का रेखांकन करना चाहिए, जो कह रहा है PM इज इक्वल टू 0। PM, PM कौन सा पोर्शन होगा? ये है PM और ये है PM, जहां पर दोनों पद एक साथ उपस्थित हैं, होने की संभावना PM। ये पोर्शन ऐसा है जहां पर कि दोनों के एक साथ उपस्थित होने की संभावना होती है, लेकिन कहा गया कि यह रिक्त है, शून्य है, अर्थात इसमें कोई भी सदस्य को शेड कर दे रहे हैं। अब यह प्रदर्शित कर रहा है कि PM एरिया में, रीजन में कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो मुख्य आधार वाक्य है वो कहता है MS इज नॉट इक्वल टू 0। MS, यह पोर्शन MS है, राइट, एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो MS, परफेक्ट। लेकिन यह पोर्शन तो ऑलरेडी शेडेड या रिक्त डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है, तो हमारे पास MS को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एकमात्र पॉसिबिलिटी बचती है कि हम X को यहां पर प्लेस करें। फाइन, हमने दोनों आधार वाक्यों का सही ढंग से रेखांकन कर दिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है, एंड नाउ इट हैज टू बी सीन whether conclusion is automatically diagrammed or not. What is conclusion? Conclusion is SP bar is not equal to 0. Where is SP bar? यह पोर्शन भी SP बार है, यह भी पोर्शन SP बार है, और इस पोर्शन में ऑलरेडी एक X पड़ चुका है। इसका अर्थ हो गया कि SP बार रीजन आपका रिक्त या शून्य नहीं है, कम से कम एक मेंबर ऐसा है उद्देश्य का जो कि विधेय के वर्ग का सदस्य नहीं है। लेट इट बी X is at least one member in the class of subject, let it be X, which is not the member of predicate class, so it is perfectly valid. वैसे भी आपको याद होगा हमने बताया था कि EIO एक ऐसी अवस्था है जो कि चारों आधार वाक्यों में पूर्ण रूपेण वैध होती है। वेरी गुड। इन दो सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद हम आपको ये क्लू देना चाहेंगे कि यदि निष्कर्ष सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, कंक्लूजन यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, तो प्रीमिसेस से यह एक्सपेक्टेड है कि जो पूरा क्षेत्र है वह प्रॉपरली एग्जिबिट हो, डायग्राम हो, पार्शियल से बात नहीं बनेगी। और इसीलिए जो AEE थर्ड है वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि यहां पे पार्शियली जो है आपके SP पोर्शन शेडेड है, जो इधर ऊपर वाला पोर्शन है दैट रिमेन्स अनशेडेड, दैट मीन्स कंक्लूजन इज नॉट ऑटोमेटिकली डायग्राम। जबकि यदि निष्कर्ष अंशव्यापी तर्क वाक्य है, पर्टिकुलर प्रपोजिशन है, तो दो में से किसी भी क्षेत्र में अगर X आ जाता है तो हम यह कह देंगे कि यह युक्ति वैध है। जैसे EIO4 में यह भी SP बार रीजन है, यह भी SP बार रीजन है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी X आ गया है, तो हमारे लिए यह कहना आसान हो गया कि कंक्लूजन इज ऑटोमेटिकली डायग्राम। वन मोर थिंग कि व्हाई वी शुड और ऑलवेज make diagrammatic representation of universal premise if one premise is universal, another is particular one. काहे हमें आधार वाक्यों के युग में एक आधार वाक्य सर्वव्यापी और दूसरा आधार वाक्य अंशव्यापी होने पर सदैव सर्वव्यापी आधार वाक्य का रेखांकन करना चाहिए? तो इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर है
कि इससे हमारे लिए जो दूसरा अंशव्यापी आधार वाक्य है उसके रेखांकन में हमें सहूलियत मिल जाती है। जैसे यहां पर क्योंकि ऑलरेडी एक पोर्शन एमएस का शेडेड है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि यहां पर हम एक्स को प्लेस करें। यदि अगर हम यूनिवर्सल प्रीमिस को पहले डायग्राम ना करते देन वी वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड वेदर टू पुट एक्स हियर और हियर। अब हम लोग उन प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे पेज नंबर 151, 56, 157 जहां पर कि दिए गए निरपेक्ष न्याय वाक्य की अवस्था और आकृति को पहचानना है और साथ ही साथ में यदि न्याय वाक्य मानक आकार में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सर्वप्रथम हमें मानक आकार में लिखना पड़ता है। तो हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई द मूड एंड फिगर ऑफ गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एंड एट द सेम टाइम इफ the syllogism is not in standard form then we have to put it into standard form first, only then we can test the validity of given syllogism. अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। पेज 156, 157 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 किताब तर्कशास्त्र का परिचय प्रोफेसर संगमलाल पांडे और प्रोफेसर गुरुदत्त मिश्र जी का जो अनुवाद है कॉपी की किताब का उसको बेस टेक्स्ट बुक के रूप में लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कुछ दार्शनिक कर्मशील आदमी हैं अतः कुछ सैनिक दार्शनिक हैं क्योंकि सभी सैनिक कर्मशील होते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आप यह पा रहे हैं कि यह मानक आकार में नहीं है तो हमें इसे मानक आकार में पहले लिखना पड़ेगा और उसके लिए हमें निष्कर्ष को पहचानने आना चाहिए। तो अतः कुछ सैनिक दार्शनिक हैं यह निसंदेह निष्कर्ष है, पहले इसी को लिख लें। कुछ सैनिक दार्शनिक हैं। दिस इज योर कंक्लूजन। अतः से शुरू हो रहा है, इसमें दार्शनिक मुख्य पद है, सैनिक अमुख्य पद है। तो मुख्य आधार वाक्य क्या हो जाएगा? कुछ दार्शनिक कर्मशील हैं। क्योंकि यहां पर दार्शनिक मुख्य पद है और यह मुख्य आधार वाक्य में हमें दिखलाई दे रहा है।
और फिर अमुख्य आधार वाक्य को लिखेंगे तो वो हो जाएगा सभी सैनिक कर्मशील हैं। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसकी अवस्था और आकृति पहचानना है। अवस्था हो गई आई ए आई, ये तो हो गया मूड। फिगर दार्शनिक जो कि मुख्य पद है, निष्कर्ष का विधेय माने पी। कर्मशील मध्यम पद है एम पी एम। एस एम देयरफॉर एस पी। पीएम एस एम देयरफॉर एस पी कौन सा फिगर होता है? सेकेंड फिगर। अब इसको हम फर्दर सिंबलाइज करेंगे। ये मुख्य आधार वाक्य आई तर्क वाक्य है, तो हम इसे इस तरह से कहेंगे सम पी इज एम। ऑल एस इज M. Correct? Sum P is M. All S is M. और conclusion क्या हो जाएगा? Sum S is P. It has to be further symbolized, and its symbolization will be like this. PM is not equal to 0. Okay? All S is M. It will be SM bar is equal to 0. Now the conclusion, SP is not equal to 0. हम ये उम्मीद करते हैं कि अब तक इतना तो विद्यार्थी जान ही गए होंगे हमारे स्टूडेंट्स कि अगर प्रेमिस या प्रपोजिशन रद्द कहें, यदि कोई प्रपोजिशन यूनिवर्सल है तो उसमें जो सिंबलाइजेशन होगा इज इक्वल टू 0 होगा, और यदि कोई प्रपोजिशन पार्टिकुलर है तो उसका जो सिंबलाइजेशन होता है वह नॉट इक्वल टू 0 होता है। Am I right? For example, a proposition, all SSP, its symbolization will be SP bar is equal to 0. Then another E proposition, universal negative, no SSP, its symbolization will be SP is equal to 0. And as we already know, A and O and E and I are contradictory. So, if A proposition is SP bar is equal to 0, then O proposition will be SP bar is not equal to 0. Similarly, if E proposition is SP is equal to 0, then I proposition will be SP is not equal to 0. Fine. Now, let us test the validity of given syllogism. Here we have three terms: subject, predicate and middle term. Subject of the conclusion is minor term, and here it is सैनिक. Predicate of the conclusion is major term, that is दार्शनिक.
and the middle term is कर्मशील, which is to be found in both the premises. क्योंकि यहां पर आप देखिए एक आधार वाक्य सर्वव्यापी है और दूसरा आधार वाक्य अंशव्यापी है, तो एज पर कन्वेंशन हमें सर्वव्यापी आधार वाक्य का पहले रेखांकन करना चाहिए, irrespective of whether it is major premise or minor premise. That is not so important. That is not important at all. The thing is, one should diagram that premise which is a universal proposition. यहाँ पर minor premise universal proposition है, तो हम इसे पहले डायग्राम करेंगे. और डायग्रामिंग में देखिए क्या कहा जा रहा है, SM बार इज नॉट इक्वल टू 0. SM बार वह पोर्शन है S सर्कल का जो कि केवल उद्देश्य को ही अपने साथ रखे और जो उसमें जो मध्यम पद हो वह अनुपस्थित हो. SM बार, S is present whereas M is absent, and that region is empty, null. रिक्त है, शून्य है SM बार पोर्शन. तो यह पोर्शन SM बार है और यह आपके एम्प्टी है. तो एम्प्टीनेस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को शेड कर देते हैं. ओके, कर दिया. नाउ PM is not equal to 0. Fine. PM ये PM है और यह भी PM है. दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे. दिस इज PM and this is PM, and here PM is not equal to 0. अब देखिए यहां पे हमें I प्रपोजिशन को डायग्राम करना है जो कि माइनर प्रेमिस है, और ये जो I प्रपोजिशन है उसका संबंध दो क्षेत्रों से है. It belongs to two adjacent regions, and this particular region has at least one member. Since it is I proposition, that means it has at least one member. लेकिन यहाँ पर यह हम कैसे कहें कि x को यहाँ पे रखा जाए या यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि PM तो दोनों ही पोर्शन है, तो इसलिए ईमानदारी से ऐसी स्थिति में हमें PM को बीच में रखना चाहिए. और इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था बॉर्डर लाइन केस, सीमांत रेखा स्थिति, जो कि युक्ति को या न्याय वाक्य को अवैध, इनवैलिड बना देते हैं. इट इज बॉर्डर लाइन केस, सीमांत रेखा स्थिति. और वैसे भी देखिए यहां पर जो निष्कर्ष है वह स्वतः रेखांकित नहीं हो रहा है. स्वतः रेखांकन क्या एक्सपेक्ट करता है, स्वतः रेखांकन यह एक्सपेक्ट करता है कि एसपी रीजन में एक्स हो, जो यह बतलाए कि यह पोर्शन रिक्त अथवा शून्य नहीं है. तो देखिए यह पोर्शन एसपी है जो ऑलरेडी शेडेड है, तो यहां पर कोई सदस्य हो नहीं सकता है, तो एक्स यहां पर रख ही नहीं सकते हैं. हाँ, यहां पर अगर एक्स होता तो हम कहते कंक्लूजन ऑटोमेटिकली डायग्राम है, क्योंकि लेकिन हम यहां पर एक्स नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों पोर्शन आपके पीएम है, हमने इसको बीच में रखा है, और इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष स्वतः रेखांकित नहीं हो रहा है और यह इनवैलिड है. आइए रूल्स एंड फैल्सीज के आधार पर बताएं कि किस नियम का उल्लंघन हो रहा है और क्यों, और कौन सा तर्क दोष इसमें उत्पन्न होता है. देखिए इस एग्जाम्पल में मिडिल टर्म क्या है, कर्मशील.
करेक्ट। और ये कर्मशील मुख्य आधार वाक्य जो कि आय तर्क वाक्य है, जो कि किसी भी पद को व्याप्त नहीं करेगा। हाँ, मुख्य आधार वाक्य जरूर ए तर्क वाक्य है, लेकिन हम जानते हैं कि ए तर्क वाक्य में उद्देश्य तो व्याप्त होता है किंतु विधेय अव्याप्त होता है। सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट प्रेडिकेट रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सो इन दैट सिचुएशन योर मिडिल टर्म remains undistributed in both the premises। और इसलिए नियम 2 का उल्लंघन हुआ, और यहां पर जो फैलिसी है वो फैलिसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल fallacy of undistributed middle term है। अव्याप्त मध्यम पद दोष। एक दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। कुछ रुग्णतंत्रिक परोपजीवी नहीं है किंतु सभी अपराधी परोपजीवी हैं। अतः कुछ रुग्णतंत्रिक न्यूरोटिक्स अपराधी नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग को ये करना चाहिए कि निष्कर्ष को लिख लेना चाहिए। आइडेंटिफाई करिए, निष्कर्ष को लिखिए। कुछ कुछ रुग्णतंत्रिक अपराधी नहीं है, अतः यह निष्कर्ष हो गया। अपराधी मुख्य पद है, तो मुख्य आधार वाक्य क्या हो जाएगा? सभी अपराधी परोपजीवी हैं। मुख्य आधार वाक्य। तो अमुख्य आधार वाक्य कुछ रुग्णतंत्रिक परोपजीवी नहीं है। परोपजीवी नहीं है। मुख्य पद अपराधी पीएम, परोपजीवी रुग्णतंत्रिक। अमुख्य पद एस, परोपजीवी एम। सो
its mode is AOO, and figure is PMSM. It is second. Now we are going to symbolize it further. All P is M. Sum S is not M. Therefore, sum S is not P. PM bar is equal to 0. SM bar is not equal to 0, and SP bar is not equal to 0. S, P, M, S क्या है? रुग्ण तंत्रिक. P अपराधी. M परोपजीवी, parasite. Here again, one premise is universal proposition, another one is particular one. So we should diagram the universal premise first, and it is major premise PM bar is equal to 0. PM bar, कौन सा पोर्शन PM bar होना चाहिए? जहां पर P तो हो किंतु M ना हो. तो यह पोर्शन में भी देखिए, आपको P तो दिख रहा है मुख्य पद, लेकिन M नहीं है, क्योंकि M का जो वृत्त है नीचे है. M का वृत्त यहां से हो रहा है, इसके ऊपर के पोर्शन में तो M हो नहीं सकता है. तो यह भी पोर्शन PM बार है और यह भी पोर्शन PM बार है, और ये कहा गया है कि यह रिक्त है, शून्य है, empty है. This region has no member. It is empty. चलिए, हमने मुख्य आधार वाक्य को रेखांकित कर दिया. अब मुख्य आधार वाक्य SM bar is not equal to 0. SM bar. What can be SM bar? This is SM bar and this is SM bar. This is already empty. So, for diagramming your minor premise, I am supposed to put X over here. ये हो गया SM bar is not equal to 0. There is at least one member. Let it be X, which belongs to S but does not belong to M. Now conclusion is here, automatically diagram. Conclusion is SP bar is not equal to 0, and this portion is also SP bar. So it is perfectly valid.